हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। कल हमने इंग्लिश की थी लास्ट की क्लास में, रात की जो 9 बजे होती है। तो कैसा लगा इंग्लिश ग्रामर? होपफुली अच्छा होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपका वो बेसिक जो आपने कभी पढ़ रखा था वो मैंने रिवाइज़ करवाया और 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को करवाऊँगी। आज हमारी जो तारीख है वो है 26 सितंबर। 3-4 दिन और बचे हुए सितंबर में, फिर हमको आगे बढ़ना है नेक्स्ट मंथ में और जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करना चाहिए, को देखना है, समझना है। होपफुली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप बहुत कुछ धीरे धीरे 1 बाय 1 सीखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। आपके रिजल्ट की जो अपडेट रहेगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको मैं हर चीज़ समय पे बताऊंगी, जैसा भी जो भी अपडेट रहेगा फ़िलहाल के लिए। और जब तक कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए कॉन्टीन्यूस बेसिस पे, अपने काम को मत रोकिए। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम आपको ही देना है, तो ध्यान रखिए। आइए बात करते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर करेंगे साइंस की क्लास को। साइंस की क्लास में आज हम दूसरा चैप्टर भी ओवर करेंगे जो कि आपके बायो के सेक्शन का है। और इसके बाद जो साइंस की क्लास होगी उसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें वर्क और एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है। तो 2 चैप्टर स्टार्टिंग में बायो का दिया गया है, वो हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं और आज हम उसको ओवर करेंगे। जितनी भी चीज़ें आपके चैप्टर 1 ने जो पहले पढ़ाई थी, चैप्टर 2 में जो है वो मैं यहाँ पर आज चल रही हूँ शेयर करने। लास्ट क्लास होगी और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में जो आपका बचा हुआ है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलता है पिन करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आपको नाम शालिनी क्लासेस सर्च करना होगा, ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम डेली सेम टाइम पर क्लासेस करते हैं, सेम टाइम मिलते हैं। आप लोग के कमेंट्स बार बार टाइम को लेकर आते हैं, तो मैंने टाइम आपको बहुत बार बता रखा है, तो टाइम पर आने का प्रयास करिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास अटेंड करिए, उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, बी ऑनेस्टली। चलिए जानते हैं कि क्या टॉपिक है जिस पर डिस्कस करना। टॉपिक बहुत ईजी है, वो है मृदा अपरदन। ठीक है, सॉइल इरोजन, इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। कटाव के जो कारण हैं क्या हैं, क्यों होता है, इनके क्या क्या प्रकार मतलब हो सकते हैं, कैसे आप इसको रोक सकते हैं, क्या क्या उपाय इसमें आप लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हमसे पूछे जाते हैं। 25 नंबर का पेपर ही होता है ये, लेकिन काफ़ी इजी भी रहता है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमारे जनरल साइंस से संबंधित है जो हम 1 बाय 1 पढ़ते आ रहे हैं कई सालों से। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आराम से करेंगे और समझेंगे यहाँ पर। चलिए आइए जानते हैं। इससे पहले तो हमने इसे सोशल साइंस में भी पढ़ रखा है और बायो में भी हम पढ़ते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है, आपको लिखने को आता है मृदा अपरदन क्या है या आप इनसे क्या समझते हैं, अभी तक आपने क्या जाना है, ऐसा लिखने को आता है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आइए डिस्कस करते हैं। मृदा, मिट्टी, सॉइल वही कह सकते हैं, मड। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। मिट्टी जो होती है, जो अर्थ सरफेस है, उसकी सबसे टॉप लेयर जो होती है वो सॉइल होती है, मड होती है। ठीक है, जो जीवन बनाए रखने के लिए सक्षम है, जो लाइफ स्पैन को बनाए रखने के लिए जितने भी लिविंग बींग है, चाहे वो जानवर हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो और चाहे वो मेनली प्लांट्स हो, तो उनके लिए, उन सभी के लिए बहुत ही बनाए रखने के लिए सक्षम उसमें वो क्षमता है कि इन सबको वो लिविंग बनाए रख सकती है। किसानों के लिए मिट्टी का बहुत अधिक महत्व होता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए यह बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अधिक महत्व होता है उनका इनकी लाइफ में। किसान इसी मृदा से प्रत्येक वर्ष स्वस्थ और अच्छी फसल को पैदावार पर आश्रित होता है। जो फार्मिंग करते हैं, जो पूरी तरीके से डिपेंड है इस पर, इनका पूरा सब कुछ इसी फार्मिंग से ही चलता है, वो इस पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं क्योंकि वो साल भर इससे ही अर्निंग करते हैं और अपनी जीविका को प्रॉपर तरीके से चलाते हैं। बहते हुए जल और वायु के प्रवाह, जो बहता हुआ जल है, जो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बना है सिस्टम, उस तरीके से भी, या बरसात का जो पानी है उसके थ्रू जो मिट्टी कटती है उसके थ्रू जो बह रहा है, या हवाओं की बहुत ज़्यादा प्रेशर से, या हवाओं का जो फ्लोएशन हो रहा है उसके द्वारा मिट्टी का मृदा के पृथक्करण, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग होना, कटना, बटना, छटना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को ही मृदा अपरदन कहते हैं। जब मिट्टी का, हाँ, मिट्टी का एक जगह से दूसरे से, मिट्टी का कोई गट्ठर यहाँ पर लपेट मतलब बनना है, गट्ठा है और इतनी तेज़ इसमें पानी पड़ रहा है, तो पानी पड़ रहा है तब मिट्टी गल गल के आगे तक बह रही है, या तो मिट्टी जो है वो सूखे फॉर्म में है, या जो है बहुत सारी मिट्टी, कुछ गीली मिट्टी होती है, कुछ सूखी मिट्टी होती है, अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ होती हैं। तो उड़कर मिट्टी यहाँ से यहाँ तक जा रही है हवा के द्वारा। पहले यहाँ पर एक ढेर लगा, फिर आगे जाकर उगता हुआ कटता हुआ गया। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान का मिट्टी का स्थानांतरण होता है तो उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। स्थानांतरण का मतलब ये नहीं कि किसी की नौकरी का किसी अच्छी जगह से और अच्छी जगह ट्रांसफर, प्रमोशन नहीं हो रहा है, मतलब
जो वही चीज़ थी अब वो कट कट के गल के ख़त्म हो रही है। ठीक है, कट कट के गल के क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह में बहाव के कारण बह जा रही है। चाहे वो पानी की बारिश की बूंदें हो रही हैं उसकी वजह से वो हो रहा है, या तो जो हवा का फ्लोएशन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस भी है। ठीक है, ये एक मायने में बहुत बड़ा लॉस है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन, रीजंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको लिखने को आता है मृदा अपरदन के कोई दो कारण बताइए। ठीक है, मृदा अपरदन के कोई दो कारण बताइए या कोई दो कारण लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं अपरदन के कारणों को जानने के लिए बिना अपरदन की प्रक्रियाओं व इसके स्थानांतर की समस्या का समझना बड़ा मुश्किल है। अब इसको बताया तो वही, लेकिन आप अगर जब देखोगे तो शायद खुद का अनुभव ज़्यादा होगा। जैसे आपने बालू लिया, बालू है आपके यहाँ, ऐसे कोई ऐसा जगह बनी हुई है और बालू यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप ये देखते हो कि ये बालू हवा से भी अभी यहाँ इधर साइड, मतलब सपोज़ करो कि जैसे कोई लाइन है या कुछ जगह है और यहाँ पर बालू का ढेर लगा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल भी बालू नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे आप देखोगे थोड़ी बालू दिखेगी, उसके नेक्स्ट डे देखोगे फिर थोड़ी और बालू दिखेगी, फिर नेक्स्ट डे देखोगे थोड़ी और बालू दिखेगी, फिर ऐसे होते होते यहाँ तक बालू आपकी दिखने लगेगी और बारिश हो जाएगी। तो जब ये गट्ठर इतना बड़ा था, जब नहीं बालू गिर के आगे गई थी, अब ये बालू का गट्ठर कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से करते आगे चला गया। तो यही सेम चीज़ जो है मिट्टी के साथ भी होती है। तो कहा जाता है और देखा भी गया है साइंस में कि मृदा अपरदन के कारणों को जैविक अजैविक कारणों में बांटे। मृदा जो सॉइल इरोजन होता है इसके दो रीजन्स होते हैं, एक बायोलॉजिकल रीजन की वजह से भी होता है, एक नॉन बायोलॉजिकल भी होता है। तो जैसे किसी दी गई परिस्थिति में या दो कारण प्रभावी हो सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि दोनों कारण साथ साथ हो, मतलब दोनों एक ही जगह पे अप्लाई हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैविक कारणों में अजैविक कारणों में जल और वायु प्रधान होते हैं। ठीक है, अजैविक में जल और वायु प्रधान होते हैं, जबकि बढ़ती मानवीय गतिविधियों में जैविक कारण प्रधान होता है। ह्यूमंस के द्वारा जो किया जाता है वो जैविक में आता है, जल मतलब पानी और जो हवाओं के द्वारा जो है वो अबायोटिक में आता है, नॉन जैविक में। तो जो मृदा अपरदन को त्वरित करते हैं, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के और आगे कर देते हैं, क्योंकि मेन रीजन होने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे सबसे पहला रीजन क्या है, वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव। वृक्ष प्लांट काटे जा रहे हैं फर्नीचर्स के लिए, लैविश लाइफ को जीने के लिए लोग वार्डरोब बनवाते हैं। लोग आजकल वुडन रूफ बनवा रहे हैं, अपने फ्लोर में वुडन फ्लोर लगवा रहे हैं, अपने फ्लोर में वुडन फ्लोर लगवा रहे हैं। जितने भी शूटिंग के सेट्स बनते हैं, छोटे छोटे सीरियल्स के सीरीज़ के बहुत सारे सेट्स बनते हैं, आप जानते हैं, वो सारे के सारे लकड़ी के स्ट्रक्चर पर खड़े होते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, बांस को भी काट रहे हैं अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। इतने महंगे महंगे जो सोफ़ा सेट वगैरह, डाइनिंग टेबल हैं, चीज़ें हैं जो काफ़ी लगता है कि हाँ कुछ है, तो उन सब चीज़ों में लकड़ियाँ बेस में तो रहती ही रहती है ना। वो घर खूब सारे बन रहे हैं तो विंडोज़ है, डोर्स हैं, बहुत जगह काम है। मेनली लोग प्लाईवुड का काम ज़्यादा कर रहे हैं। रूफ़ की सीलिंग्स जो लगवाते हैं, जो आप रूफ़ की सीलिंग्स देखो, फॉल सीलिंग जो लोग बनवाते हैं, पीओपी और फॉल, तो पीओपी तो ऑन वॉल पे होती है, लेकिन जो फॉल सीलिंग होती है उसमें जो है पहले से कोई एंगल वेंगल लगवाता है तो ठीक, नहीं तो वो लकड़ियों को ऊपर लगा के उसमें लाइट फिट करते हैं और उस ऐसा पेंट उसमें करवाते हैं, ऐसा सनमाइका लगवाते हैं कि लगता है कि रूफ़ है। तो वो सब क्या है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना आप अच्छा चीज़ ले रहे हो तो पैसे लगते हैं। तो लकड़ियाँ कट के तो कहीं से आती, कोई पैदा थोड़ी कर रहा है लकड़ी। तो ये सब क्या है, अगर लगाएंगे नहीं, काटे जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मिट्टी में जो पेड़ में जो जड़ होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती है, मिट्टी को बहने नहीं देती है, चाहे वो किसी गमले में लगा हो तो या किसी बड़ी जगह पर लगा हो। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है। वनस्पति फैलाव का घटना, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए जंगली जानवर भी वो जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की लिस्ट में आ रहे हैं और वो ख़त्म होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन वो डिस्ट्रॉय हो रहा है सब कुछ। जंगल में आग लग जाती है तो जो जो बचा खुचा है भी वो भी होता है ना कि सोने पर सवार, दिन मुसीबत थी उसमें और ओला पड़ गया, तो जंगल जल जा रहे हैं, जंगल में जो है आग लग जाती है। उसके बाद भूमि में बंजर हो रही है, लोग खाली छोड़ दे रहे हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत होती है। लैंड को खाली छोड़ना भी नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि मिट्टी फिर जब बारिश तो होगी, जाहिर सी बात है कुछ तो थोड़ी बहुत होगी, तो मिट्टी कट के बहना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई समझ में? अच्छा आइए और आगे बढ़ते रीजन और देखते हैं। तो मृदा अपरदन को त्वरित करने वाली फसलों को उगाना,
जैसे मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो नहीं सूटेबल होती हैं, उनसे मिट्टी का बहुत ज़्यादा होता है, तो और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना। हर चीज़ हर जगह के लिए सूटेबल होती है। त्रुटिपूर्ण फसल चक्र का अपनाना, मतलब जो एक क्रॉप साइकिल का टाइम है या जो तरीका है उस वजह से ना करना। अब आपको जो काम करना गया है वैसे ना करो, उसके अपोजिट करो, तो टेस्ट अलग हो जाता है ना हर चीज़ का। तो सेम उसी तरीके से है कि आप अलग सीजन में अलग क्रॉप लगाओ और अलग तरीके से उसको कल्टीवेट करो, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिर उसके बाद छेद ढलान की दिशा में कृषि का कार्य करना। और जो ढलाऊ वाला एरिया वाला जो होता है ना, जो ओवरब्रिज से उतरो, ढलान तो आप समझते हो, तो उस तरीके से एरिया में जब वो लोग खेती करते थे तो झूम खेती होती है, या पहाड़ी इलाकों में खेती होती है तो सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो उनको भी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर उससे जो है वो लगाने काटने में प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद जो है ये मिट्टी कट के बहती बहुत है ऊपर से नीचे की तरफ। और उसके बाद सिंचाई का तरीका गलत होना। आप सिंचाई के तरीके में ऐसी जगह पर जहाँ पे ढलान हो रही है, लैंड मतलब ढलान पे है, वहाँ पर पानी का बहने का सिस्टम नहीं निकालना। उससे फिर क्या होता है कि मिट्टी और वहाँ पर कटती ही चली जाती है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको बताए, कई सारे आपको मैक्सिमम 3 से 4 याद रखने होंगे, ताकि आपको ईजिली वहाँ लिखने में प्रॉब्लम ना हो और आप बढ़िया तरीके से एक अच्छे फॉर्म में लिख पाएँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास को लाइक करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है मंदिर में आए हैं तो घंटी बजा दीजिए फटाफट। फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी सुबह 10 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे आगे क्वेश्चंस इसके होंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं ये बात जान रही हूँ कि अक्टूबर के महीने फेस्टिवल ज़्यादा हैं, मेरी फास्टिंग भी रहेगी 9 डेज़ की, बहुत सारा काम रहेगा, इसलिए आपको जितना पढ़ा पाऊँ उतना मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ ताकि मैं फ्री रहूँ। ठीक है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाइए। आइए मृदा अपरदन की जो प्रक्रियाएं हैं इनके बारे में समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। तो ये कहते हैं कि जब वर्षा जल की बूंदें अत्यधिक ऊंचाई से मिट्टी सतह पर गिरती हैं, बहुत ऊपर से, जब वो मिट्टी के सरफेस पर टिप टप 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 टप, एक एक बूंद नहीं ढेर सारा टप 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 गिरता है, तो महीन मृदा के कणों को मृदा पिंड से अलग कर देती। तो पार्टिकल्स जो मिट्टी के बड़े बड़े ढोके या बड़ा बड़ा सा गट्ठर रखा, वो धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 टप 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 वो ढीला होता है और फिर वो वहाँ से सेपरेट होने लगता है, मतलब अलग होने लगता है। तो ये अलग हुए मिट्टी के कण वहाँ जल प्रवाह के द्वारा फिसलते लुढ़कते हुए झरनों नौलों नदियों तक चले जाते हैं और फिर वो वहाँ से बहुत सारे इसमें बहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्हें कुछ चीज़ें हैं, जैसे मृदा कणों का ढीला होकर अलग होना। अपरदन क्या है, मिट्टी का एक ढेर है, उसमें मिट्टी की थोड़ी बूंदें 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 1000 बार गिरेंगी, वो वहाँ से टूट जाएगा और फिर वो आगे जाके बह जाएगा, तो ये अपरदन होता है। उसके बाद मृदा कणों का विभिन्न साधनों द्वारा अभिगमन, यानी कि आप मिट्टी के पार्टिकल्स का अलग हवाओं के थ्रू बह रहे हैं, या किसी ने फेंक दिया, ठोकर से लग गया, साइड क्या, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह, पानी कोई धुल रहा है बह रहा है उसके लिए, तो ये मिट्टी का होता है। फिर मिट्टी कट कट के बैठती है। और यहाँ पर मिट्टी कणों का जमाव, मिट्टी के कणों का कहीं पर जमाव हुआ है, कोई और काम है या कुछ और चीज़ें हैं, तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। कभी कभी होता है कि मिट्टी जमते 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 वहाँ पर कुछ एक अलग ही शेप बन जाता है, फिर कुछ समय बाद जब उसे पानी की वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो वो गिरता है, या कुछ अलग अलग ही स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं कलेक्शन होके इस तरीके से। जैसे अमेरिका में एक वॉल है, मुझे नहीं अमेरिका में कि एग्जैक्टली कहाँ पर है नहीं श्योर है, वो शायद अमेरिका में है कि जिसको च्युइंगम वॉल कहते हैं। वहाँ पर किसी ने च्युइंगम चिपकाया था तो पहले उसको गवर्नमेंट हटाती थी हर साल, तो वहाँ पे बैन रहता कि नहीं चिपकाना है, लेकिन फिर वो बाद में लोग वहाँ पर खा के जाते हैं वहाँ पर च्युइंगम चिपकाने के लिए। अब वहाँ पे वो उससे पूरी सी एरिया बनी हुई है और लोग वहाँ पर जाके फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है च्युइंगम वॉल। च्युइंगम काफ़ी कलरफुल होता है तो वो वॉल ही वैसी हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि कभी मिट्टी का जो ये इरोजन सॉइल इरोजन जो होता है, जो पुराने मिट्टी के ढालू टीले कुछ बने पड़े हुए कहीं पे हैं, तो वो पहले एक शेप ले लिए, लेकिन बाद में जब ऐसी चीज़ें हुई तो कट कट के वो कटना शुरू हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आगे बढ़ती हुई दिखती हैं। आगे बढ़िए, चलिए अब आइए जानते हैं कि मृदा अपरदन के मुख्यतः 2 भागों में जो डिवाइड करते हैं वो क्या है। तो एक है भूगर्भिक अपरदन। अब ये क्या है,
इसमें कहते हैं प्राकृतिक या भूगर्भिक अपरदन अपरदन को इस प्राकृतिक अवस्था में बदलाता है, बताता है आपको कि प्राकृतिक स्थित परिस्थितियों में किसी स्थान का जलवायु व वनस्पति परत, जो कि मृदा अपरदन और प्राकृतिक अपरदन वनस्पति अपरदन को दर्शाता है। मतलब जो क्लाइमेट के थ्रू ये मिट्टी का कटाव होता है या डिफॉरेस्टेशन होता है, वेजिटेटिव लाइफ के थ्रू बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इनमें सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अपरदन गति इतनी धीरे धीरे होती है कि वहाँ पर होने वाला जो मिट्टी का ह्रास है वो चट्टानों को तोड़ने की प्रक्रिया से बनने वाली नई मृदा को सम्मिलित भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चट्टान टूटती है तो हमें छोटे छोटे रॉक्स भी मिलते हैं, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक, इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सारे रॉक्स भी कहते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें बनती भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें ह्रास में भी यहाँ पर शामिल रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। मतलब ये कहना है कि सॉइल इरोजन प्राकृतिक देन के थ्रू भी होता है। उसके बाद तीसरा है त्वरित अपरदन, जब मृदा मान निर्माण या मृदा ह्रास के बीच प्राकृतिक संतुलन मानवीय गतिविधियों के तरह हो, जैसे वन को काट दो, वनों में आग लगा दो, कृषि किसी तरह मतलब सही तरीके से किसानी का काम मत करो, सही प्रोसेस को मत मानो, ये सब मत करो, तो इनसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और अपरदन जो है और कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में प्राकृतिक संसाधन की जो सतही मृदा है उसको सही से देखना, मिट्टी का धीरे से सही तरीके से फॉर्मेशन करवाना, कल्टीवेशन ढंग से करवाना, तो इन सब चीज़ों को आप करोगे तो ये सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ने पाएंगे और आपको फिर जो है सही से होने लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं फॉलो करेंगे और ढंग से खेती भी नहीं करेंगे तो सॉइल इरोजन भी बहुत होगा, आपको फसल भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी और प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। तो ये रीजन्स भी हैं। आगे बढ़िए। अब टॉपिक ये आता है कि हम कैसे इसको कंजर्व करें। अब देखिए, मृदा अपरदन के कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन कई सारे टॉपिक में ये नहीं है कि सारे टॉपिक्स आएंगे इनके। एक तो ये पूछेगा, चाहे वो उपाय पूछ सकता है या क्या होता है वो पूछ सकता है या कारण क्या है वो आपसे पूछ सकता है। तो उपाय की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश में भूमि के कटाव की समस्या दिन प्रतिदिन जोरों से बढ़ रही है। ठीक है, अतः जल ग्रहण व्यवस्था, भूमि संरक्षण, जल्दी लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होता है वो सब जगह नहीं होता है, तो वो भी प्रॉब्लम्स होती है। लोग नहीं करते हैं तो पानी वहाँ से फ्लो होता है तो उससे सॉइल इरोजन बढ़ता जाता है। और जल को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मतलब कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो जल संग्रहण के क्षेत्र में ढलानदार होते हैं, ऐसे ढाल का भूमि क्षरण का प्रत्यक्ष प्रभाव ढाल होता है। ढाल अधिक होने से जल का प्रभाव का वेग, जब ढाल अभी तेज होगी तो पानी का वेग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी बहुत आराम से सरलता से बह जाएगा। गिरती हुई वस्तु के नियम के अनुसार वेग और खड़े ढाल के वर्गमूल के अनुसार बदलता है। मतलब जैसे जैसे ये बदलती जाएंगी वो चेंज होता जाता है। तो जो ढालदारी भूमि होती है वहाँ पर ये चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में, जो 2 गुना हो रही थी उसके 4 गुना होने लगती हैं, क्योंकि उनकी फिर वो सक्रिय गली जैसे होता है ना, मिट्टी कटती है तो वहाँ पर देखो बहुत आसानी से एक लाइन बन जाएगी और पानी पूरा वहाँ पर फ्लो हो जाता है। जैसे जैसे आप लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आप में से कोई कद्दू का पेड़ कभी लगाया होगा तो कद्दू का पेड़ से वो बनाई जाती है, नाली नुमा बनाया जाता है, नाली, और उसमें लगाया जाता है दूरी दूरी पर करके, और एक ऐसा उसके मतलब वो उसमें ऐसा नाली का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि वो ऊपर से ऐसे बनता है और एक जगह पे पाइप लगाते हैं और पूरा पानी इतने फ्लो से यहाँ तक पहुँच जाता है। तो वो ऐसी ही मिट्टी का भी इरोजन देखने को मिलता है जहाँ से मिट्टी कटना शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं बहते हुए जल के वेग को हम रोकने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं। अगर हम कहते हैं कि चलते हुए वेग को 2 गुना हो जाने पर जल की मिट्टी की जो क्षरण क्षमता होती है वो 4 गुना से अधिक हो जाती है। जब रास्ता बन जाता है तो वो फ्लोएशन जो 2 गुना था वो 4 गुना हो जाता है और परिवहन क्षमता जो जल की है वो 32 गुना बढ़ जाती है। आपको कितने गुना बढ़ रही है ये तो सिर्फ समझना है कि हाँ भाई रास्ता बन जाएगा तो वो चीज़ें और अच्छी होने लगी ना। जैसे रोड है ख़राब है, उस पर गाड़ियाँ चलने प्रॉब्लम, लेकिन रोड अगर बन जाएगा तो फटाफट होगा ना, तो वो चीज़ें हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये सब मृदा और जल संरक्षण के लिए जो मेनली उपायों में बांट सकते हैं वो जैविक उपाय भी होते हैं और अभियंत्रिक उपाय भी होते हैं, जिसके मतलब जिसकी हम प्रेजेंस से या जिसकी सहायता से इसको रोक भी सकते हैं। जैसे जैविक उपाय में बात करते हैं तो फसल और वनस्पति में सस्य क्रियाओं के द्वारा हम ये भूचरण को कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी विधियों को भी अपना सकते हैं। अब सस्य क्रियाएं एक साइकिल की बात हो रही, वो बात यहाँ पर बताए। जैसे समोच्च जुताई, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि के कार्य होते हैं। आप जोतेंगे, आप खोदेंगे, आप जो है खरपतवार का नियंत्रण करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को करेंगे। खेत को ढाल, कभी कभी क्या होता है, एक खेत है, एक खेत में क्या होता है कि जैसे धान का पानी लगाओ तो धान का पानी फिर लोग जो पानी सींचते हैं खेत को,
तो वो रात में उठ के जाते हैं, उसको पाइप को हटाते हैं। आप लोगों से किसी के यहाँ होता है, वो जानते खुद होगे, क्योंकि क्या होता है जहाँ पाइप का मुँह, इतना बड़ा पाइप का मुँह रहता है, इतनी तेज़ी से पानी आता है कि मिट्टी वहीं पर गड्ढा बनाती है और फिर वहीं पर पानी एकदम दलदल ऐसा क्रिएट हो जाता है। इसीलिए पाइप को जाके आगे आगे से हटाना पड़ता है, क्योंकि फिर कहीं कहीं मिट्टी की ढाह पर ढाल होती है, सारा पानी वहीं पर हो जाता है और कहीं कहीं किसी एरिया में नहीं पहुँचता है। तो ये जुताई का तरीका है कि आप ऐसे तरीके से जुताओ, मिट्टी को बराबर पलटाएं। एक रोटावेटर और एक पलटा आता है, उस पलटे से मिट्टी को लोग जो खेत जुताते बुताते हैं, खोद करते हैं, उनको बराबर करवाते हैं, ताकि सिंचाई करने में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ऐसे सिस्टम से करते हो तो पानी हर खेत में हर जगह पे पहुंच जाएगा और आपका पानी का बहाव भी नहीं होगा, मिट्टी भी नहीं बहेगी। उसके बाद पट्टीदार खेती भी लोग करते हैं। ये क्या होता है कि ये भी एक तरीका है भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, और ये भूक्षरण को मतलब सॉइल इरोजन को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। खेत में पट्टीदार अवरोधक फसल लगाई जाती है, ऐसी ऐसे रोकने वाली बैरियर टाइप की कुछ फसलें हम लोग लगाते हैं, जिससे मिट्टी बंधी रहती है और पानी नहीं बह पाता है। तो ये तरीके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो फ्रेंड्स, ये अब क्लास मैं करूँगी ओवर, आपकी 20 मिनट की लगभग क्लास हुई, जैसा कि हम डेली करते हैं। और ये चैप्टर भी आपका दूसरा साइंस का हुआ ओवर। बहुत इजी है, क्वेश्चंस करवाऊंगी तो क्वेश्चंस में आपको इसके अलग अलग कारण और रीजन थोड़े छोटे तरीके से करवा दूंगी, ताकि आपको याद रहे। समझ लो बड़ा बड़ा, ताकि दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट रहे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं, हम कर सकते हैं, आप बता सकते हो, दिमाग में होना चाहिए। बाकी इसका आंसर कैसे लिखना है वो हम आपको क्वेश्चन जब करवाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर फ्रेंड्स, अब क्लास करते हैं ओवर। मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी तो पूछ लीजिएगा या दोबारा वीडियोस देख लीजिएगा, आपका शाउट आउट हो जाएगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।